हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है भावना सिंह एंड आज हम इस वीडियो में मिस भावना का इंटरव्यू लेने वाले हैं एंड हम उनकी सक्सेस जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने बैक टू बैक 3 मेजर बैंकिंग एग्जाम्स को क्लियर करा और साथ ही ESIC UDC जैसे एग्जाम्स को इन्होंने एक ही साल में क्लियर करा है। आज हम उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिस भावना, स्वागत है आपका इंटरव्यू में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे यही होगा कि कैसा लग रहा है आपको इतने सारे बैंकिंग एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद। हेलो एवरीवन, हेलो मैम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे जितने भी एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं उनको निकालने के बाद अब एक रिस्पेक्ट मिलने लग गई है एक तो घर पे, और एक रिलैक्स्ड फील होने लग गया है अब मुझे बहुत ज़्यादा। जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो रोज़ रात को 1-2 बजे तक मुझे उठना पड़ता था और सुबह भी जल्दी उठ जाना पड़ता था। लेकिन जब से रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है और मैंने देखा दैट कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सेलेक्टेड वाला जो स्टेटमेंट मैंने देखा, उसके बाद से मैं डेली सुबह 10 बजे उठ रही हूँ और रात को सोने का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो मतलब अब बहुत अच्छा लग रहा है जब से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जो मेरी एस्पिरेंट जर्नी चल रही थी उसमें फुल स्टॉप तो नहीं, लेकिन एक कोमा ज़रूर लग गया है, क्योंकि अभी भी मुझे और मेजर बैंकिंग एग्ज़ाम्स को निकालना है। मतलब अभी भी आपकी एस्पिरेंट जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, आप और अभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स को देने वाली हैं। यस मैम, यस। तो भावना, आप हमें ये बताइए कि आपने कितने अटैम्प्ट्स में ये एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं? क्या आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट था? मैम, अटैम्प्ट तो ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था वो मैंने कॉलेज के लास्ट ईयर से दिया था एंड उसमें मेरा कुछ प्री एग्ज़ाम्स क्लियर हुए थे, लेकिन मेरे मेंस एग्ज़ाम्स उस वक्त क्लियर नहीं हुए थे। बट फिर जब मैंने फुल फ्लेज बैंकिंग की तैयारी शुरू करी तो उसी साल फिर मेरे सारे बैक टू बैक एग्ज़ाम्स क्लियर होने लगे बैंकिंग के। तो ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। तो आप हमें अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। मैम, मैंने अपनी जो 11th-12th थी वो कॉमर्स स्ट्रीम के साथ कंप्लीट करी थी। उसके बाद मैंने बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा फ्रॉम लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंड देन मैंने अपना MBA भी कंप्लीट किया है विद स्पेशलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड मार्केटिंग। MBA के सेकेंड ईयर से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी एंड उस साल तो मेरा इतना ज़्यादा फोकस नहीं रह पाया था, क्योंकि मुझे अपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी देने पड़ते थे और फिर बैंकिंग की तैयारी भी करनी पड़ती थी, तो उस वक्त मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई थी। बट उस साल एग्ज़ाम देने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं इसमें कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम अंक से मेरा रह जा रहा था सारे एग्ज़ाम्स में ही। तो इस वजह से मैंने फिर एक साल पूरा फुल फ्लेज बैंकिंग की तैयारी करी एंड उसमें फिर मुझे मिरेकल देखने को मिला। जैसा कि आपने बताया कि आपने MBA कंप्लीट किया है, वो भी फाइनेंस के साथ, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होता है कि आपने प्लेसमेंट के थ्रू आपने जॉब क्यों नहीं करी। मैम, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरा जो कॉलेज था वो मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अपना MBA कंप्लीट करा था, तो मेरा कॉलेज कोई IIMs तो नहीं था। इस वजह से मुझे पता था कि अगर मेरी प्लेसमेंट के थ्रू कोई जॉब लगती भी है तो वो शायद मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उससे बिलो ही लगेगी एंड जिसमें मैं अपना फुल एफिशिएंसी से काम इन फ्यूचर में नहीं कर पाऊंगी। बैंकिंग में इंटरेस्ट तो मुझे बहुत पहले से ही था, लेकिन मुझे एक राइट पाथ नहीं पता था कि किस तरीके से मैं एक बैंक के अंदर काम करने में एलिजिबल हो सकती हूँ। मुझे इन सभी एग्ज़ाम्स के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी, तो इस वजह से मैंने पहले इन एग्ज़ाम्स को नहीं दिया था एंड जब मुझे इनके बारे में धीरे धीरे और अच्छे से पता चलने लग गया तभी फिर मैंने एक अटैम्प्ट देने की कोशिश करी एंड उस वक्त मुझे लगा कि हाँ, बैंकिंग मेरे लिए सूटेबल करियर हो सकता है। ठीक है भावना, तो हम आपकी कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ आपने फॉलो करी बैंकिंग एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। तो आप हमें 1 बाय 1 बताइए, सारे ही सब्जेक्ट से रिलेटेड। सबसे पहले आप इंग्लिश का बता सकती हैं। मैम, इंग्लिश में मेरी कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजी थी कि जब मुझे इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं पता था इन द बिगिनिंग ऑफ माई प्रिपरेशन, तो मैं यूट्यूब पे बहुत सर्च करती थी कि किस तरीके से मैं इंग्लिश को अपना इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो तब मुझे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ सुनने को मिलती थी कि मुझे रीडिंग करनी चाहिए, अपने ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहिए। तब मुझे ऐसा लगता था कि रीडिंग करने से तो बेटर है कि मैं RC को सॉल्व करूं। अगर मैं RC सॉल्व करूंगी तो उससे मेरी रीडिंग भी हो जाएगी और RC में भी मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो इन द बिगनिंग मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। मैं RC को ज़्यादा देती थी, मैं RC की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन उससे मेरे कुछ मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे थे। तो तब मैंने सोची कि मैं जब इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरी तब भी मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे, तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर मैंने फिर से अगेन यूट्यूब का ही सहारा लिया और उसमें
ये सारे क्वेश्चंस करे कि किस तरीके से मैं अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकती हूँ। इससे मुझे पता चला कि एक रीडिंग ही एकमात्र तरीका है जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो फिर मैंने रीडिंग को एक अपने डेली रूटीन में ऐड करना चालू कर दिया। मैं डेली बेसिस पे रीडिंग करती थी, लेकिन मेरी एक स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि ये थी कि रीडिंग में मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करती थी। मैं रीडिंग में एक ही पैराग्राफ को, जैसे अगर मैं डेली बेसिस पे एक आर्टिकल पढ़ती हूँ तो उस एक आर्टिकल में मुझे जितने भी वर्ड्स मिले, मैं ये कोशिश ज़रूर करती थी कि उन सभी वर्ड्स को अगर मैंने एक बार ढूंढा है तो अपने माइंड में ज़रूर रखूं। तो मैं जो भी सुबह पढ़ती थी मैं उसको एक बार रात में भी पढ़ती थी और इस तरीके से मैं अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करती थी। ग्रामर को मैंने बिल्कुल अपना बेसिक से शुरुआत करी। काफ़ी स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ग्रामर को बहुत लाइटली ले लेते हैं और वो डायरेक्ट रूल्स पे स्विच हो जाते हैं, लेकिन मुझे बाद में अपने ऊपर कोई रिग्रेट नहीं करना था। तो मैंने एकदम बेसिक से शुरुआत करी। मैंने नाउन प्रोनाउन जैसे चैप्टर्स को उठाया सबसे पहले और उनको कवर करने की कोशिश करी। तो मैं ये कहूँगी कि मैंने इंग्लिश को इम्प्रूव इसी तरीके से करा कि मैं बिल्कुल अपने आप को सबसे पहले एक ज़ीरो पे खड़ा करा और तब मैंने देखा कि मैंने रीडिंग को बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करी। दिन में मैं 2 बार रीडिंग करती थी और जो मैं सुबह पढ़ती थी वही चीज़ मैं एक बार रात को दोबारा पढ़ती थी, ताकि उसमें जितने भी वोकैबुलरीज मैंने ढूंढी हैं उनको मैं एक बार रिवाइज भी कर सकूं। फिर मैं ग्रामर के लिए मैंने एकदम बेसिक से शुरुआत करी और एक एक करके मैंने सारे ग्रामर के चैप्टर्स को कंप्लीट किया था। इंग्लिश में मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट, लेकिन अगर हम इंग्लिश में एक राइट पाथ को फॉलो करेंगे तो हम ज़रूर इसमें हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आने लग जाएंगे। तो एंड रीजनिंग के लिए आपने क्या करा? मैम, रीजनिंग में भी मैंने इसी तरीके से कुछ करा था कि पहले मैंने एकदम बेसिक से रीजनिंग में सिलेबस को निकाला। रीजनिंग के जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सिलोजिज्म जैसे टॉपिक्स जो होते हैं, उन सबको मैंने एकदम बेसिक से करने की कोशिश करी। मैंने यूट्यूब से ही सबसे पहले शुरुआत करी थी। तो रीजनिंग में मैंने सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 कंप्लीट करा एंड उसके बाद फिर मैंने पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को भी टाइम देना शुरू कर दिया। मैं डेली बेसिस पे पजल्स को सॉल्व करती थी। कई बार ऐसा मेरे साथ होता था कि मुझसे पजल सॉल्व नहीं होती थी तो मुझे बहुत स्ट्रेस फील होता था, लेकिन मुझे पता था कि पजल्स में आंसर तो ज़रूर आ जाता है। अगर मेरा तरीका गलत है तो इसका कोई ना कोई और तरीका तो ज़रूर होगा। शुरुआत में जब मैं पजल सॉल्व करती थी तो मेरा तरीका कुछ ऐसा होता था कि मैं सारे जो क्लूज होते हैं उनको एक बार लिख लेती थी और फिर पजल सॉल्व करती थी। बट थ्रू आउट द टाइम मुझे पता चला कि काफ़ी स्टूडेंट इस तरीके से नहीं करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स का करने का तरीका ये होता था कि वो साथ के साथ क्लूज को पढ़ते पढ़ते ही साथ के साथ पजल्स को बना लिया करते थे। तो तब मुझे लगा कि मुझे भी इसी अप्रोच के साथ पजल्स को सॉल्व करना चाहिए। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ती थी वैसे वैसे मैं पजल्स को बनाती रहती थी। तो मुझे लगता है कि पजल में मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी और धीरे धीरे करके मेरी पजल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो रीजनिंग में एक तो मिसलेनियस पार्ट हमें कंप्लीट करना होता है और पजल्स को हमें बहुत ज़्यादा अपना अच्छा करना होता है। तो सिर्फ इसमें प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हम प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करेंगे तो रीजनिंग हमारी इम्प्रूव ज़रूर हो जाएगी। ओके, फिर आपकी क्वांट की क्या स्ट्रैटेजी थी? मैम, क्वांट में जब मैंने शुरुआत में प्रिपरेशन करी थी तो तब मैंने एक गलती ये कर दी थी कि मुझे लगता था कि प्री के टाइम पे तो स्पीड मैथ से मैं मार्क्स निकाल ही सकती हूँ, जिससे मेरा प्री क्लियर हो जाएगा तो मुझे अर्थमेटिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे अर्थमेटिक को शुरुआत में पढ़ना चाहिए था और ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने पहले स्पीड मैथ्स को ज़्यादा टाइम दिया। ये चीज़ मुझे ऑलरेडी पता थी बट मैंने पता नहीं क्यों मैंने उस पर इतना फोकस नहीं किया। एंड मेरे ख्याल से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि उन्हें पता होता है कि अर्थमेटिक का क्या रोल है बैंकिंग के क्वांट एग्ज़ाम में, बट स्टिल वो अर्थमेटिक को नहीं पढ़ते हैं। और यही मैंने भी गलती करी थी। स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी तो मैं अर्थमेटिक से बहुत डरती थी, अर्थमेटिक को देखती तक नहीं थी। मैं सिर्फ स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन करती थी, डीआई सॉल्व करती थी और सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज जैसे क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करती थी। तब मेरे प्री एग्ज़ाम्स तो निकल जाते थे, लेकिन जब मेंस एग्ज़ाम मैंने देखा था तो मेंस का जो क्वांट पेपर देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट करे ही नहीं है, तो मेरे एग्ज़ाम किस तरीके से क्लियर होगा।
तो उस डर की वजह से फिर मैंने धीरे धीरे अपने क्वांट के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, सभी रेशियो, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक्स को एक एक करके कंप्लीट करा, जिससे फिर मुझे अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, अर्थमेटिक बेस्ड Q1 Q2 और डेटा सफिशिएंसी जैसे क्वेश्चन को करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली। तो हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स अर्थमेटिक से बहुत डरते हैं। क्या अर्थमेटिक के बगैर भी बैंकिंग एग्जाम्स को क्लियर करा जा सकता है? आपकी इसमें क्या राय है? क्वांट में मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी से एक सीख लेके सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि हमें कभी भी अर्थमेटिक को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अर्थमेटिक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है प्री एग्ज़ाम्स में भी और मेंस एग्ज़ाम्स में भी। अर्थमेटिक अगर हमने नहीं किया है तो मेंस एग्ज़ाम तो हमारा क्लियर हो ही नहीं सकता है। आपने इंग्लिश बता दिया, आपने रीजनिंग बता दिया और आपने क्वांट को भी ये बहुत अच्छे से बताया है। तो आप हमें जनरल अवेयरनेस के बारे में कुछ बताइए। जनरल अवेयरनेस में काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी जनरल अवेयरनेस के लिए? मैम, जनरल अवेयरनेस ने मुझे लगता है शुरुआत में मैं जो मिसगाइड हो गई थी वो ये हुई थी कि हमें 6 महीने का जनरल अवेयरनेस कंप्लीट करना होता है। बट जैसे जैसे मैंने एग्ज़ाम्स दिए मुझे उनसे पता चला कि हमें 6 महीने का कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें नियरेस्ट 3 to 4 मंथ्स का अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हम एक बहुत अच्छे मार्क्स जनरल अवेयरनेस में लेकर आ सकते हैं। क्योंकि ज़रूर 6 महीने का ज़रूर आता होगा जनरल अवेयरनेस, लेकिन वो 1 या 2 क्वेश्चन पिछले कुछ महीने से आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस जो कवर अप होते हैं जनरल अवेयरनेस में वो नियरेस्ट 3-4 मंथ्स के कवर होते हैं। तो ये एक एनालिसिस मैंने खुद से एग्ज़ाम देकर करी थी। तो मुझे लगता है कि जब हम जनरल अवेयरनेस करते हैं तो हमें नियरेस्ट मंथ्स को कंप्लीट करना चाहिए। और जब मुझे ये पता चला था तो मैंने शुरुआत के 3-4 महीने के जब मैं जनरल अवेयरनेस कंप्लीट करती थी तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से कंप्लीट करती थी। तो इसी वजह से मेरा जो जनरल अवेयरनेस का फियर था वो कम हो गया था, क्योंकि हम एक तरीके से जो सिलेबस था वो आधा हो गया। पहले मुझे 6 महीने का कंप्लीट करना पड़ता था जनरल अवेयरनेस। तो जब मैं 6 महीने का कंप्लीट करती थी तो मुझे कुछ बातें याद रहती थी, कुछ बातें याद नहीं रहती थी, मैं बहुत ज़्यादा कुछ भूल जाती थी। जब मैं 3 मंथ्स का कंप्लीट करने लगी तो तब मुझे एक बर्डन जो था वो ख़त्म हो गया और मेरे धीरे धीरे मार्क्स भी इम्प्रूव होने लग गए थे जनरल अवेयरनेस में। तो भावना, आपकी ज़रूर प्री और मेंस से रिलेटेड अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को आपने फॉलो किया होगा। क्या आपने मेंस में कुछ अलग सोर्सेज को फॉलो किया था? मैम, मेंस में मुझे लगता है कि हम जो प्री में पढ़ते हैं उसी का ये एक ब्रॉडर वर्जन हमें देखने को मिलता है। तो मेंस के लिए हमें जो कुछ स्पेसिफिक मेंस रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उनको सबसे पहले कवर कर लेना चाहिए। जैसे रीजनिंग में हमें लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिलता है, मशीन इनपुट देखने को मिलता है। इंग्लिश में हमें मैच्ड कॉलम देखने को मिलता है, बड़े वाले पैराजम्बल्स देखने को मिलते हैं। क्वांट में हमें Q1 Q2 और डेटा सफिशिएंसी जैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहले हमें उसको कंप्लीट करना चाहिए और जो हमने प्री में पढ़ा होता है उसी को ही उसी से रिलेटेड बहुत अच्छे से बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो जैसा कि हमें जानते हैं कि मेंस एग्जाम में हमें डिस्क्रिप्टिव को भी टैकल करना होता है। तो डिस्क्रिप्टिव में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? मैम, डिस्क्रिप्टिव में तो मैं यही कहूँगी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होता है उसमें एस्से और लेटर आते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, हमें वो फॉर्मेट ज़रूर पता होना चाहिए। और क्योंकि हमारा जो पेपर है वो एक AI के द्वारा चेक किया जाता है तो हम स्पेलिंग मिस्टेक्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। तो आप हमें अब इंटरव्यू के बारे में बताइए कि आपका इंटरव्यू कैसा गया था? मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। IBPS PO का जो मेरा इंटरव्यू था वो बहुत बेकार गया था, लेकिन मैंने उससे काफ़ी कुछ सीखा और मेरा SBI PO का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। तो उसमें मेरे 28 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 30। तो मुझे लगता है मैंने 2 इंटरव्यूज़ दिए, जिसमें से एक इंटरव्यू मेरा बहुत ख़राब गया था, लेकिन मैंने उससे बहुत कुछ सीखा और अपना दूसरा इंटरव्यू मैंने उसको ख़राब नहीं होने दिया, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करा। तो इंटरव्यूज़ की जो डिटेल वीडियो है वो तो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट कर ही दी है, तो अगर किसी को देखनी होगी तो वो उसमें जाके देख सकता है, ताकि बाकी सारे एस्पिरेंट्स को भी पता चल सके कि इंटरव्यूज़ में क्या क्या क्वेश्चंस करे जाते हैं। तो मेरी एक यही कोशिश रहती है, क्योंकि अब मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर हो चुके हैं, तो जब मैं एस्पिरेंट थी तब मुझे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे मन में उठते थे, लेकिन तब उन क्वेश्चंस को आंसर करने वाला कोई नहीं होता था। तो जब अब मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर कर दिए हैं तो तब मुझे लगता है कि क्यों ना मैं लोगों की हेल्प करूं,
जो क्वेश्चंस मेरे मन में उठते थे मैं वही क्वेश्चंस अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू लोगों की हेल्प करूं, और यही एक राइट टाइम है। शायद मुझे फ्यूचर में टाइम भी ना मिल पाए ये सब करने का, तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प करना चाहती हूँ। एंड अगर मेरी इस कोशिश की वजह से किसी को भी कुछ फ़ायदा मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो फाइनली अब आप SBI PO बन चुकी हैं, तो क्या आपको भी डर लगता है कि वर्क प्रेशर कितना आपको फेस करना पड़ेगा इन फ्यूचर SBI में? मैम, वर्क प्रेशर तो हर जगह ही होता है, ऐसा नहीं है कि बैंक्स में ही सिर्फ वर्क प्रेशर है। अगर हम बैंक्स को छोड़ के कहीं और जाते हैं, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप भी करी है, तो प्राइवेट कंपनीज में मैंने इंटर्नशिप करी है, तो उधर मुझे पता चला कि वर्क प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है। तो हम सिर्फ दूसरों की सुन के वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है बैंक्स में, हम एक इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। अगर वहाँ पे वर्क प्रेशर होता है तो वहाँ पे वो हमें सैलरी भी तो कितनी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। तो इस चीज़ से अभी डर तो नहीं लगता, बट क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा तो मैं उसको डिनाई भी नहीं कर सकती। इन फ्यूचर में अगर मुझे वर्क प्रेशर देखने को मिलेगा तो मैं उस सब का सामना करने के लिए ऑलरेडी रेडी हूँ मुझे। तो गाइज़, यही मेरी एज एन बैंकिंग एस्पिरेंट एक जर्नी थी। जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं SBI PO जैसे एग्ज़ाम को भी क्लियर कर दूँगी, बट अब जब क्लियर हो गया है तो मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप कंसिस्टेंट ज़रूर रहो। आप अगर प्रिपरेशन शुरू करते हो तो उसको एंड तक आप ज़रूर लेके जाइए। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, आपको इन सब का सामना करना पड़ेगा। एंड अगर आप रुक जाएंगे तो आप रुक ही जाएंगे, लेकिन अगर आपने इन सब का सामना किया, इन सब चीज़ों से लड़े, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। हमने बहुत सारे जितने भी क्वेश्चंस एक बैंकिंग एस्पिरेंट के मन में उठते हैं वो सभी क्वेश्चंस भावना से करने की कोशिश करी। अगर आपके मन में कुछ अलग क्वेश्चंस उठते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली मेरे से इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ अमेजिंग वीडियोस को हम फ्यूचर में और लेकर आने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा, और अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।